हाय फ्रेंड, लीडर माइंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास और सल्तनत काल के बारे में पढ़ रहे हैं। सल्तनत काल का तीसरा वंश आज पढ़ रहे हैं, तुगलक वंश के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने दास वंश या गुलाम वंश के बारे में पढ़ लिया और खिलजी वंश के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, तो आज शुरू करेंगे तुगलक वंश। दोस्तों, तुगलक वंश 1320 से 1398 तक शासन किया। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं 1414 मिलता है। ठीक, तो दोनों बिंदुओं को आप याद रखिएगा। दोस्तों, तुगलक वंश में हमको मुख्य रूप से 4 शासकों के बारे में पढ़ना है। पहला गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा फिरोज शाह तुगलक और चौथा है नसरुद्दीन महमूद तुगलक। दोस्तों, इसके अलावा और भी शासक हुए छोटे मोटे, जहाँ से एग्जाम्स में कोई भी प्रश्न नहीं उठता है, तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वही पढ़ेंगे। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और नसरुद्दीन तुगलक। ठीक, तुगलक वंश का काल चला 1320 से 1398 तक। 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण होता है। ठीक है, तो कहीं कि 1414 भी मिलता है। ठीक, तो जो पहला शासक होता है तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक, इसने तुगलक वंश का स्थापना किया। गयासुद्दीन तुगलक का शासन 1320 से 1325 ईस्वी तक चला, केवल 5 वर्ष। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक आता है, 1325 से 1351 वर्ष चलता है। ठीक है, 1325 से 1351 ईस्वी तक शासन चलता है। इसने बहुत सारे काम किए हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में। 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक इसका शासन चलता है और इसने लोक निर्माण के लिए बहुत सारे काम किए। ठीक है, तो इसको लोक निर्माण का, पूरे सल्तनत काल का या पूरे मध्यकालीन भारत का लोक निर्माण का, लोक कल्याण शासक कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसने काम बहुत ज़्यादा किए थे। लास्ट शासक पढ़ेंगे हम लोग नसरुद्दीन महमूद तुगलक। ठीक है, इसके बाद तैमूर लंग का आक्रमण हो जाता है। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं गयासुद्दीन तुगलक से। पहला, ठीक है, हम लोग देखते हैं पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक है, जो 1320 में इसकी स्थापना की और 1325 तक शासन किया। गाजी मलिक ने खुसरो को पराजित करके, गाजी मलिक ने खुसरो को पराजित करके इस वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में की, जो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। देखिए, गयासुद्दीन तुगलक का मूल नाम गाजी मलिक था। ठीक, इसने खिलजी वंश के शासक खुसरो खां को पराजित किया, नसरुद्दीन खुसरो को। ठीक है, हम लोग पीछे चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरह से खुसरो ने मुबारक शाह की हत्या कर दिया था। खुसरो का पूरा नाम नसरुद्दीन खुसरो था, तो इसने मुबारक शाह की हत्या कर दिया। ये मुबारक शाह का वजीर रहता है। ठीक, ऐसा बताया जाता है कि एक हिंदू रहता है लेकिन मुस्लिम में कन्वर्ट होकर शासन करता है। ठीक है, तो इसको पराजित करके गाजी मलिक ने खुसरो को पराजित करके इस वंश की स्थापना की 1320 ईस्वी में। और गाजी मलिक आगे चल के गयासुद्दीन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध होता है। ठीक, दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने देखा गुलाम वंश में जो भी थे तुर्क शासक थे। पहला दास वंश, ये भी तुर्क थे। खिलजी वंश, ये भी तुर्क थे। और ये तुगलक वंश, ये भी तुर्क हैं, लेकिन इसकी माता जो है हिंदू जाट रहती है और पिता तुर्क मुसलमान रहते हैं। इसकी गयासुद्दीन तुगलक का। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं कि ये शासक बनने से पहले, राजा बनने से पहले ये कहाँ पर था। ठीक, तो गयासुद्दीन तुगलक राजा बनने से पहले दियालपुर का राज्यपाल नियुक्त हुआ था। दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक के जीवन में ऐसे अवसर 29 बार आए जब इसको मंगोलों के साथ लड़ना पड़ा और उन्हें बाहर खदेड़ा। ठीक है, इसलिए मलिक उल गाजी के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। इसके अलावा इसे गाजी बेग तुगलक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो गाजी मलिक, गयासुद्दीन तुगलक और गाजी बेग तुगलक, ठीक है, तीनों इसी का नाम है। इन तीनों नाम से इसको जाना जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। उसने अलाउद्दीन के सैन्य व्यवस्था को लागू रखा, लेकिन भूमि को पुनः अमीरों में बांट दिया। दोस्तों, हम लोगों ने पीछे पढ़ा था खिलजी वंश में कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो सैन्य व्यवस्था लागू किया था, जैसे हुलिया लिखना और घोड़े दागने। ठीक है, तो उस नियम को इसने लागू रखा और कठोरता से उसका पालन किया। ठीक, उसमें एक और चेंज की कि जो सैनिक थे या जो सरकारी कर्मचारी थे उनको वंशानुगत कर दिया। ठीक है, कि सैनिक का जो वंश होगा, जो पुत्र होगा, वो सैनिक में ही भर्ती होगा, या सरकारी में जो जिस विभाग पर रहेगा उसका लड़का उसी विभाग पर पोस्ट होगा। तो इसने इस व्यवस्था का वंशानुगत कर दिया। ठीक, एक अलग काम किया। हम लोगों ने देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो अमीर थे, जो सरदार थे, ठीक है, उनसे जो ज़मीनें दी गई थी उनको इनाम के रूप में या पेंशन के रूप में या वेतन के रूप में जो भी ज़मीनें दी गई थी वो अलाउद्दीन खिलजी वापस ले लिया था और उसको वापस लेकर खालसा भूमि में, यानी सरकारी भूमि में उसको परिवर्तित कर दिया था। ठीक है, तो जो वापस भूमि लिया गया था उस भूमि को इसने फिर से वापस कर दिया, सरदारों को, अमीरों को। ठीक है, सब भूमि वापस कर दिया और इस तरह से ये जनता का सहानुभूति पाया। ठीक, इसने 29 बार मंगोलों से संघर्ष किया और मंगोलों को बाहर रखा। ठीक है, अच्छा, मंगोलों का सबसे ज़्यादा आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो खिलजी वंश के
शासनकाल में, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था, पूरे 6 बार आक्रमण हुआ था, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा मुकाबला किसने किया है, तो सबसे ज़्यादा मुकाबला गयासुद्दीन तुगलक ने किया है, टोटल 29 बार मंगोलों से मुकाबला किया है, ठीक है। उसने मलिक उल गाजी की उपाधि धारण की। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने मलिक उल गाजी की उपाधि धारण की। गाजी का अर्थ होता है काफिरों का वध करने वाला, ठीक है। ये पहला शासक था जो ये उपाधि धारण किया। वह प्रथम शासक बना था जिसने नहरों का निर्माण सिंचाई के लिए करवाया था, ठीक है। इसी ने सबसे बड़ा क्या काम किया, इसने नहरों का निर्माण करवाया सिंचाई के लिए, ठीक है। और पूरे सल्तनत काल में ये पहला शासक है जिसने पहले सिंचाई का निर्माण करवाया। इसका प्रभाव और आगे देखेंगे हम लोग, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक हुआ, वो भी सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाता है। फिर फिरोज शाह तुगलक हुआ, वो भी निर्माण करवाता है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले किसने करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया। ठीक, आगे देखते हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर एक नए नगर की स्थापना की, तुगलकाबाद, ठीक है। तो ऐसा एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछ लेता है कि तुगलकाबाद का निर्माण किसने करवाया था, तो गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है। तो इसने दिल्ली के समीप पहाड़ियों पर एक तुगलकाबाद का निर्माण करवाया और इस तुगलकाबाद में एक नए दुर्ग का निर्माण करवाया, ठीक है। एक दुर्ग का निर्माण करवाया और उस दुर्ग को 56 कोट के नाम से भी जानते हैं लोग, ठीक है। तो 56 कोट का दुर्ग कहाँ पर है? तुगलकाबाद में, ठीक। ये तुगलकाबाद का निर्माण जो हुआ था रोमन शैली में निर्मित हुआ था। इस नगर का निर्माण रोमन शैली में हुआ था। इसके अलावा आगे देखते हैं, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गए। देखिए क्या हुआ कि खिलजी वंश के समय में पूरा साम्राज्य बिखर गया था, तो ये शासक बनते ही साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए सोचा और अभियान चलाया, दक्षिण अभियान और बंगाल और बिहार का भी, ठीक है। तो उधर जीत हासिल करके वापस आया। तो इसके वापस आने के उपलक्ष्य में, ठीक है, वापस आने के उपलक्ष्य में जूना खान का नाम मिलता है, कोई जौना खान, यही मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध होता है, ठीक है। तो इसने एक भव्य समारोह करवाया, ठीक है, और लकड़ी का महल बनवाया था। तो उस लकड़ी के महल में वो महल गिर जाने से या कुछ लकड़ी का बड़ा लकड़ी इसके ऊपर गिर जाने से इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, 1325 ईस्वी में। अब यहाँ से विवाद उठता है कि जूना खान जानबूझकर साजिश रची थी या एक संयोग था। खैर वो जो भी हो, लेकिन यहाँ से शासक चेंज हो जाता है और मोहम्मद बिन तुगलक शासन बनता है। मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र रहता है, ठीक है। यहाँ से मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 में शासक बना और 1352 ईस्वी तक शासन करता है, ठीक। इसने भी बहुत सारे काम किए हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जूना खान था, ठीक है। ये आगे चल के मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध होता है और मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से ही गद्दी पर बैठता है। इतिहास में वह एक बुद्धिमान मूर्ख के रूप में प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ बुद्धिमान और मूर्ख दोनों शब्द प्रयोग हुआ, ठीक है। तो कुछ ऐसा काम किया था ये कि बुद्धिमान और मूर्ख दोनों कहा जाता है इसको, ठीक है। सबसे ज़्यादा ये पढ़ा लिखा था, पूरे सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और सबसे ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति था, ठीक है। लेकिन ये अच्छा करना चाहता था, जो भी काम अच्छा करना चाहता था, लेकिन ये गलत हो जाता था, ठीक है। इसने क्या काम किया, किस वजह से इसको बुद्धिमान और मूर्ख कहा गया, आइए उसको देखते हैं। इसने टोटल 5 अभियान चालू किए जनता के हित में, साम्राज्य के हित में, ठीक है, अपने शासन के हित में, लेकिन 5 अभियान फेल हो गया, इसलिए इसे असफल शासक भी कहा जाता है, ठीक है। वो अभियान क्या थे, आइए उसको देखते हैं। सबसे पहला इसने कर वृद्धि किया, ठीक है। इसने क्या किया कि दोआब क्षेत्रों में, दोआब मतलब 2 नदियों के बीच में जो ज़मीनें होती हैं उसे दोआब कहा जाता है, ठीक है। वहाँ पर कृषि उपजाऊ होती है, वो ज़मीन उपजाऊ होती है, इसलिए वहाँ पर कृषि बहुत अच्छी होती है। तो इसने क्या किया कि उस दोआब क्षेत्रों में कर वृद्धि कर दी, उस दोआब क्षेत्रों में कर की वृद्धि कर दी और कर की वृद्धि कितनी की, 1/2 कर दी, चीज़ है 50%, ठीक। सोचता कि वहाँ की कृषि अच्छी होती है, लगान अच्छे आएंगे, ठीक। लेकिन इसका किस्मत कहें या कुछ और कहें, इसने जैसे ही कर वृद्धि की वहाँ पर अकाल पड़ गया और कुछ समय के बाद महामारी यानी प्लेग भी फैल गया, ठीक है। वहाँ से जनता तबाह होने लगी। अब वो ने देखते हुए ये कर वसूलता रहा, ठीक। इससे वहाँ किसानों ने विद्रोह कर दिया, ठीक। अब किसानों ने विद्रोह कर दिया तो इसने फिर क्या किया, किसानों को मदद किया और उनको ऋण दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये कर वृद्धि वाला अभियान फेल हो गया। अगला क्या है, इसने राजधानी परिवर्तित की, ये अभी अभियान उसका फेल हो गया, ठीक है। इसने राजधानी कहाँ ले गई, दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद में इसने अपनी राजधानी परिवर्तित की, ठीक है। यहाँ से उठाकर दौलताबाद ले गया। अब ये फेल क्यों हो गया, इसका कारण देखिए।
जिसने सोचा कि दौलताबाद या देवगिरी में रहेंगे, बीच में रह के साम्राज्य का चारों तरफ देखभाल करेंगे, अपने साम्राज्य पर शासन करेंगे, ठीक है, साम्राज्य को नियंत्रित करेंगे, एकदम केंद्र में ये स्थापित करना चाहता था। लेकिन क्या हुआ कि ये अपने दरबारियों और खुद ने जाकर पूरे जो भी वहाँ निवास करते थे इसके राज्य में सबको आदेश दिया कि सबको दौलताबाद या दिल्ली चलना है, देवगिरी चलना है, ठीक है। इस वजह से गया, लेकिन फिर वहाँ बस नहीं पाया, फिर उसको वापस आने पड़ा दिल्ली, ठीक है, फिर उसको वहाँ से वापस दिल्ली आने पड़ा। और यहाँ से देवगिरी जाने और फिर देवगिरी से आने की वजह से कुछ दक्षिण भारत में जो शासन थी, जो भी व्यवस्था था, वो इतर बितर हो गया, मतलब वो अव्यस्त हो गया, ठीक है। तो उस शासन को सही करने के लिए दो राज्य की स्थापना हो गई, ठीक है। एक राज्य विजयनगर का स्थापना हुआ, वो दो भाई हिंदू भाई ने किया था, तो हरिहर और बुक्का, उन्होंने विजय राज्य की स्थापना किया, और दूसरा एक बहमनी राज्य का स्थापना हो गया, ठीक है। तो एक इस तरह से ये अभियान भी फेल हो गया। तीसरा अभियान क्या था इसका, इसने सांकेतिक मुद्रा चलाया। सांकेतिक मुद्रा मतलब जैसे कोई कागज़ का नोट है, उस पर 100 रुपये है तो उसको इंकित करता है कि ये 100 रुपये है, ठीक है, लेकिन उसको अगर एक कागज़ के रूप में बेचा जाए तो 100 रुपये नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो उस तरह से इसने सांकेतिक मुद्रा चलाया। अच्छा, हम आपको बता दें, एक सांकेतिक मुद्रा सबसे पहले किसने चलाया था? सबसे पहले चीन ने चलाया था, ठीक है। तो इसने सांकेतिक मुद्रा क्या चलाया, इसने कांसे और तांबे के सिक्के बनवाए, ठीक है, और वो बाज़ार में लॉन्च कर दिया कि यही सिक्के चलेंगे, और जो सोने चांदी के सिक्के थे वो सब अपने पास मंगा लिए, ठीक है। तो सोने चांदी के सिक्के ले लेकर ये तांबे और कांसे के सिक्के को देता गया। अब निष्कर्ष क्या निकला कि बाज़ार में बहुत सारे नकली सिक्के आने लगे, कांसे और तांबे की छपैया होने लगी, ठीक, यानी ये भी कह सकते हैं नकली, मतलब 2 नंबर का धंधा होने लगा। पूरे बाज़ार में सब हर चीज़ का मूल्य या हर चीज़ का दाम बढ़ गया, हर किसी के पास सिक्का ही सिक्का। अब इसने देखा कि बाज़ार पूरा व्यवस्था जो है बाज़ार का तबाह हो गया, और फिर इसने क्या किया कि जो सिक्के दिए थे वो वापस मंगाने लगे, और उसके बदले में सोने और चांदी के सिक्के देने लगे, ठीक है। सब सिक्के वापस मंगाए, ठीक। अब देखा इसने कि जितने भी सिक्के ये लॉन्च किए थे उससे कई गुना सिक्के इसके पास ढेर लग गए, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिक्के हो गए। हालांकि इसने नकली के बदले कोई सोना चांदी का सिक्का नहीं दिया, जो असली थे उन्हीं के बदले दिए, ठीक। इस तरह से इसका ये अभियान फेल हो गया, ठीक है। 3 अभियान फेल हो गए। अगला है खुरासान और कराची। देखिए, खुरासान अभियान क्या हुआ, इसको इस वजह से मतलब किसी वजह से फिर ये कैंसिल करना पड़ा, और सभी पैसे जो दिए थे वो भी चले गए, ठीक है। तो इस तरह से ये भी अभियान फेल हो गया, और इसके पास खजाना खाली हो गया, राष्ट्रकोष खाली हो गया। अगला क्या था, कराची अभियान, ठीक है। ये कुमायूं पहाड़ियों में ये भी था, ठीक है। कुमायूं के पहाड़ी प्रदेशों में कुमायूं की पहाड़ियों में ये आरंभ किया सैन्य अभियान, ठीक। ये अभियान चीनी को बढ़त को रोकने के लिए किया गया था, ठीक है। तो पहले इसकी सेना तो जीत रही थी, लेकिन जब फिर दुश्मनों ने पहाड़ियों में छुप कर आक्रमण करना शुरू किया, तो फिर इसके सैनिक हारने लगी। इस तरह से ये भी अभियान फेल हो गया, ठीक है। तो लगभग 5 अभियान इसके फेल हो गए। देखिए, करना तो चाहा ये बहुत अच्छा, ठीक है, नीति बहुत अच्छी बनाई, लेकिन या तो इसकी किस्मत कहिए और या तो इसका मूर्खता कहिए। इस वजह से इसको बुद्धिमान और मूर्ख दोनों का नाम दिया गया, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। इसलिए इसे पागल, पिचासू, रक्त पिचास आदि कहा गया है, ठीक। कई नामों से इसको पुकारा गया है, ठीक है। आगे देखें, कृषि विकास के लिए इसने कृषि विकास के लिए यानी कृषि के उत्थान के लिए दीवाने कोही की स्थापना की, ठीक। एक विभाग था कृषि विभाग, जिसका नाम था दीवाने कोही, ठीक है। उसको अमीर कोही के नाम से भी जानते हैं। तो इसने कृषि विभाग के लिए दीवाने कोही या अमीर कोही की स्थापना किया। अब यहाँ पर देखिए क्या किया इसने, एक आधुनिक योजना बनाई, ठीक है, कि कोई ज़मीन एक्वायर करेगा, ठीक है, और किसानों को एक्वायर करेगा कि वहाँ पे कृषि करें। किसानों को अपने तरफ से हल देगा, बैल देगा, पैसा देगा, ठीक है, बीज देगा, मतलब जितने भी खर्चे होंगे अपने तरफ से देगा, सरकार देगी, ठीक है। किसानों को काम करना है, किसानों को कृषि करना है वहाँ पर, ठीक है। अब इसने ये भी अभियान इसका फेल हो गया। फेल होने का कारण क्या था, ये काम जिस अधिकारियों को इसने सौंपा था, उस अधिकारियों ने कुछ ऐसी ज़मीन को एक्वायर कर लिया जहाँ पर कृषि ना हो, मतलब जो बंजर ज़मीन थी, जो उपजाऊ नहीं थी, ठीक है। इस वजह से वहाँ कृषि ही नहीं हुई और किसानों ने काम करना छोड़ दिया। तो जो पैसा इसने अधिकारियों को दिया था वो भी सब पैसा फंस गया, जो पैसा लगाया था कृषि में वो पैसा फंस गया। इस तरह से और भी खजाना खाली हो गया, ठीक। तो ये भी अभियान इसका फेल हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं, एक इब्न बतूता था, मोरक्को के यात्री, ठीक है, मोरक्को का यात्री है ये।
इब्न बतूता, ये 1333 में इसी के शासनकाल में आया था, 1333 से 1347 ईस्वी तक। ठीक है, इसी के समय में भारत आया। इसका यात्रा विवरण रेहला नामक पुस्तक में मिलता है। ठीक है, ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये भारत में रहा। उसने जो भी देखा और मोहम्मद के तुगलक के शासन के बारे में या जो भी उसने व्यवस्था किया, उसको सभी अपनी पुस्तक में इसने लिखा। ठीक है, इसकी एक पुस्तक है रेहला। इससे क्वेश्चन पूछता है रेहला के द्वारा सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था। ठीक है, लेकिन ये अच्छा करना चाहता था, जो भी काम अच्छा करना चाहता था, लेकिन ये गलत हो जाता था। ठीक है, इसने क्या काम किया, किस वजह से इसको बुद्धिमान और मूर्ख कहा गया, आइए उसको देखते हैं। इसने टोटल 5 अभियान चालू किए जनता के हित में, साम्राज्य के हित में, ठीक है, अपने शासन के हित में, लेकिन पाँचों अभियान फेल हो गया। इस वजह से इसलिए इसे असफल शासक भी कहा जाता है। ठीक है, वो अभियान क्या थे, आइए उसको देखते हैं। सबसे पहला इसने कर वृद्धि किया। ठीक है, इसने क्या किया कि दोआब क्षेत्रों में, दोआब मतलब 2 नदियों के बीच में जो ज़मीनें होती हैं उसे दोआब कहा जाता है। ठीक है, वहाँ पर कृषि उपजाऊ होती है, वो ज़मीन उपजाऊ होती है, इसलिए वहाँ पर कृषि बहुत अच्छी होती है। तो इसने क्या किया कि उस दोआब क्षेत्रों में कर वृद्धि कर दी। उस दोआब क्षेत्रों में कर की वृद्धि कर दी, और कर की वृद्धि कितनी की, 1/2 कर दी, चीज़ है 50%। ठीक, सोचा कि वहाँ के कृषि अच्छी होती है, लगान अच्छे आएंगे। ठीक, लेकिन इसका किस्मत कहें या कुछ और कहें, इसने जैसे ही कर वृद्धि की वहाँ पर अकाल पड़ गया, और कुछ समय के बाद महामारी यानी प्लेग भी फैल गया। ठीक है, वहाँ से जनता तबाह होने लगी। अब वो ने देखते हुए ये कर वसूलता रहा। ठीक, इससे वहाँ किसानों ने विद्रोह कर दिया। ठीक, अब किसानों ने विद्रोह कर दिया तो इसने फिर क्या किया, किसानों को मदद किया और उनको ऋण दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये कर वृद्धि वाला अभियान फेल हो गया। अगला क्या है, इसने राजधानी परिवर्तित की। ये अभी अभियान उसका फेल हो गया। ठीक है, इसने राजधानी कहाँ ले गई, दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद में इसने अपनी राजधानी परिवर्तित की। ठीक है, यहाँ से उठाकर दौलताबाद ले गया। अब ये फेल क्यों हो गया, इसका कारण देखिए। जिसने सोचा कि दौलताबाद या देवगिरी में रहेंगे, बीच में रह के साम्राज्य का चारों तरफ देखभाल करेंगे, अपने साम्राज्य पर शासन करेंगे। ठीक है, साम्राज्य को नियंत्रित करेंगे, एकदम केंद्र में ये स्थापित करना चाहता था। लेकिन क्या हुआ कि ये अपने दरबारियों और खुद ने जाकर पूरे जो भी वहाँ निवास करते थे इसके राज्य में, सबको आदेश दिया कि सबको दौलताबाद या दिल्ली चलना है, देवगिरी चलना है। ठीक है, इस वजह से गया, लेकिन फिर वहाँ बस नहीं पाया, फिर उसको वापस आने पड़ा दिल्ली। ठीक है, फिर उसको वहाँ से वापस दिल्ली आने पड़ा, और यहाँ से देवगिरी जाने और फिर देवगिरी से आने की वजह से कुछ दक्षिण भारत में जो शासन थी, जो भी व्यवस्था था, वो इतर बितर हो गया, मतलब वो अव्यस्त हो गया। ठीक है, तो उस शासन को सही करने के लिए दो राज्य की स्थापना हो गई। ठीक है, एक राज्य विजयनगर का स्थापना हुआ, वो 2 भाई हिंदू भाई ने किया था। 2 हिंदू भाई थे, हरिहर और बुक्का, उन्होंने विजय राज्य की स्थापना किया, और दूसरा एक बहमनी राज्य का स्थापना हो गया। ठीक है, तो एक इस तरह से ये अभियान भी फेल हो गया। तीसरा अभियान क्या था इसका, इसने सांकेतिक मुद्रा चलाया। सांकेतिक मुद्रा मतलब जैसे कोई कागज़ का नोट है, उस पर 100 रुपये है तो उसको इंकित करता है कि ये 100 रुपये है। ठीक है, लेकिन उसको अगर एक कागज़ के रूप में बेचा जाए तो 100 रुपये नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो उस तरह से इसने सांकेतिक मुद्रा चलाया। अच्छा, हम आपको बता दें, एक सांकेतिक मुद्रा सबसे पहले किसने चलाया था, सबसे पहले चीन ने चलाया था। ठीक है, तो इसने सांकेतिक मुद्रा क्या चलाया, इसने कांसे और तांबे के सिक्के बनवाए। ठीक है, और वो बाज़ार में लॉन्च कर दिया कि यही सिक्के चलेंगे, और जो सोने चांदी के सिक्के थे वो सब अपने पास मंगा लिए। ठीक है, तो सोने चांदी के सिक्के ले लेकर ये तांबे और कांसे के सिक्के को देता गया। अब निष्कर्ष क्या निकला कि बाज़ार में बहुत सारे नकली सिक्के आने लगे, कांसे और तांबे की छपैया होने लगी। ठीक, यानी ये भी कह सकते हैं नकली मतलब 2 नंबर का धंधा होने लगा। पूरे बाज़ार में सब हर चीज़ का मूल्य या हर चीज़ का दाम बढ़ गया, हर किसी के पास सिक्का ही सिक्का। अब इसने देखा कि बाज़ार पूरा व्यवस्था जो है बाज़ार का तबाह हो गया, और फिर इसने क्या किया कि जो सिक्के दिए थे वो वापस मंगाने लगे, और उसके बदले में सोने और चांदी के सिक्के देने लगे। ठीक है, सब सिक्के वापस मंगाए,
ठीक। अब देखा इसने कि जितने भी सिक्के ये लॉन्च किए थे उससे कई गुना सिक्के इसके पास ढेर लग गए। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिक्के हो गए। हालांकि इसने नकली के बदले कोई सोना चांदी का सिक्का नहीं दिया, जो असली थे उन्हीं के बदले दिए। ठीक, इस तरह से इसका ये भी अभियान फेल हो गया। ठीक है, 3 अभियान फेल हो गए। अगला है खुरासान और कराची। देखिए खुरासान अभियान क्या हुआ। यह राज्य हिमाचल के तराई में स्थित आधुनिक कुमायूं जिले में था। यहाँ आक्रमण के समय तिब्बत की सर्दी तथा बर्फीले तूफानों ने संपूर्ण सेना को नष्ट कर दिया। ठीक है, और जो बचे वो प्लेग से या महामारी से मारे गए। ठीक, तो इस तरह से ये भी हो गया। अच्छा, ये अभियान में इसने क्या किया था कि ये जब खुरासान अभियान और कराची अभियान करने वाला था उससे पहले क्या किया इसने, 3,70,000 लगभग सेना को एकत्रित किया। ठीक है, और सबको 1-1 साल का एडवांस पेमेंट कर दिया। सबसे कह दिया कि ठीक है 1 साल में चलना है अभियान पे। ठीक है, सबको एडवांस पेमेंट कर दिया। अब इसको इस वजह से मतलब किसी वजह से फिर ये कैंसिल करना पड़ा और सभी पैसे जो दिए थे वो भी चले गए। ठीक है, तो इस तरह से ये भी अभियान फेल हो गया और इसके पास खजाना खाली हो गया, राष्ट्रकोष खाली हो गया। अगला क्या था, कराची अभियान। ठीक है, ये कुमायूं पहाड़ियों में भी ये अभियान चीनी को बढ़त को रोकने के लिए किया गया था। ठीक है, तो पहले इसकी सेना तो जीत रही थी, लेकिन जब फिर दुश्मनों ने पहाड़ियों में छुप कर आक्रमण करना शुरू किया फिर इसके सैनिक हारने लगी। इस तरह से ये भी अभियान फेल हो गया। ठीक है, तो लगभग 5 अभियान इसके फेल हो गए। देखिए करना तो चाहा ये बहुत अच्छा, ठीक है, नीति बहुत अच्छी बनाई, लेकिन या तो इसकी किस्मत कहिए और या तो इसका मूर्खता कहिए। इस वजह से इसको बुद्धिमान और मूर्ख दोनों का नाम दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, इसलिए इसे पागल, पिचासू, रक्त पिचास आदि कहा गया है। ठीक, कई नामों से इसको पुकारा गया है। ठीक है, आगे देखें। कृषि विकास के लिए इसने कृषि विकास के लिए यानी कृषि के उत्थान के लिए दीवाने कोही की स्थापना की। ठीक, एक विभाग था कृषि विभाग जिसका नाम था दीवाने कोही। ठीक है, उसको अमीर कोही के नाम से भी जानते हैं। तो इसने कृषि विभाग के लिए दीवाने कोही या अमीर कोही की स्थापना किया। अब यहाँ पर देखिए क्या किया इसने, एक आधुनिक योजना बनाई। ठीक है, कि कोई ज़मीन एक्वायर करेगा। ठीक है, और किसानों को एक्वायर करेगा कि वहाँ पर कृषि करें। किसानों को अपने तरफ से हल देगा, बैल देगा, पैसा देगा। ठीक है, बीज देगा, मतलब जितने भी खर्चे होंगे अपने तरफ से देगा, सरकार देगी। ठीक है, किसानों को काम करना है, किसानों को कृषि करना है वहाँ पर। ठीक है, अब इसने ये भी अभियान इसका फेल हो गया। फेल होने का कारण क्या था, जिसने ये काम जिस अधिकारियों को इसने सौंपा था उस अधिकारियों ने कुछ ऐसी ज़मीन को एक्वायर कर लिया जहाँ पर कृषि ना हो, मतलब जो बंजर ज़मीन थी, जो उपजाऊ नहीं थी। ठीक है, इस वजह से वहाँ कृषि ही नहीं हुई और किसानों ने काम करना छोड़ दिया। तो जो पैसा इसने अधिकारियों को दिया था वो भी सब पैसा फंस गया, जो पैसा लगाया था कृषि में वो पैसा फंस गया। इस तरह से और भी खजाना खाली हो गया। ठीक, तो ये भी अभियान इसका फेल हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। एक इब्न बतूता था, मोरक्को के यात्री। ठीक है, मोरक्को का यात्री है ये इब्न बतूता। ये 1333 में इसी के शासनकाल में आया था, 1333 से 1347 ईस्वी तक। ठीक है, इसी के समय में भारत आया। इसका यात्रा विवरण रेहला नामक पुस्तक मिलता। ठीक है, ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये भारत में रहा। उसने जो भी देखा और मोहम्मद के तुगलक के शासन के बारे में या जो भी उसने व्यवस्था किया उसको सभी अपनी पुस्तक में इसने लिखा। ठीक है, इसकी एक पुस्तक है रेहला, ये इब्न बतूता ने लिखा था। अगला देखते हैं। यह होली, दशहरा जैसे हिंदू त्योहारों में भाग लेने वाला पहला सुल्तान था। ठीक है, ये ऐसा पहला सुल्तान था जिसने होली में और दशहरा में, दीपावली में, मतलब हिंदुओं के त्यौहार में खूब खुशी से भाग लेता था। ठीक, आगे देखेंगे। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता से प्रभावित होकर उसको दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया और 1342 ईस्वी में इब्न बतूता को दूत के रूप में चीन भी भेजा था। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है कि दूत के रूप में चीन किसको भेजा था, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इब्न बतूता को 1342 ईस्वी में भेजा था। आगे देखिए। दक्षिण भारत में विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य का स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ। ठीक है, अभी हम बात की है इसके बारे में कि जब इसने अपनी राजधानी देवगिरी ले गया था और फिर देवगिरी ले जाने के क्रम में फिर वापस लाने के क्रम में, ठीक है, उधर की अर्थव्यवस्था जो थी डगमगा गई थी। ठीक, तो इसी बीच विजयनगर और बहमनी राज्य का स्थापना होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक, आगे देखिए। एक एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मैनियर्स
की उपाधि दी है। ठीक, किसने? एडवर्ड थॉमस ने। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की उपाधि दी है। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक ने जैन मुनि जिन प्रभासुर से विचार विमर्श किया था। ठीक है, एक मुनि थे जैन मुनि, ठीक है, उनका नाम था जिन प्रभासुर, उससे विचार विमर्श किया था। ठीक, तो जिन प्रभासुर किसके समकालीन या किसके समय में थे? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में थे। आगे देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह में और बहराइच में सलार मसूद गाजी के मकबरे पर गया था। ठीक है, ये पहला शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन मुलहिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन और अजदन में शेख मुल्तान आदि के मकबरे का निर्माण करवाया। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में हो गई थी। ठीक है, सिंध में विद्रोह हुआ था तो उसको दबाने ये जा रहा था, उसी विद्रोह को दबाने के क्रम में ही इसकी तबीयत खराब हो गई, बीमार पड़ गया और इसका मृत्यु थट्टा के निकट गोडाल नामक स्थान पर हो गया। ठीक है, इसकी मृत्यु पर बदायूं ने लिखता है, ठीक है, इसकी जब मृत्यु हुई बदायूं लिखता है कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। ठीक है, बदायूं का ये लिखने का सेंस ये है कि राजा जो प्रजा से परेशान थी और प्रजा अपने राजा से परेशान था। ठीक है, तो राजा के मरने के बाद दोनों को एक दूसरे से मुक्ति मिल गई। ठीक, तो ये एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये शब्द दे देता है, पूछता है कि किसने कहा था और किसके लिए कहा था। ठीक है, तो इसे बदायूं ने कहा था मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। इसके बाद जो अगला शासक बनता है फिरोज शाह तुगलक, 1351 ईस्वी में शासक बनता है और 1388 ईस्वी तक शासन करता है। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई है। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। ठीक, इसका शासनकाल 1351 से 1388 तक चला। यह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। ठीक है, 1351 ईस्वी में, ठीक है, 1351 ईस्वी में उसका राज्य अभिषेक थट्टा में हुआ। ठीक, फिरोज शाह तुगलक का राज्य अभिषेक 1351 ईस्वी में थट्टा में हुआ, पहला राज्य अभिषेक। फिर दूसरा राज्य अभिषेक करवाता ये। ठीक है, बाद में दिल्ली में अपना राज्य अभिषेक करवाता। पहले बार कहाँ पर हुआ? थट्टा में, जहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी, और दूसरी बार दिल्ली में करवाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। उसने इस्लामिक राज्य की स्थापना की और इसके शासनकाल पर टोटल उलेमा वर्ग का प्रभाव पड़ा। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि जैसे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़े थे हम लोग, तो अलाउद्दीन खिलजी जो है इस्लामिक परंपरा से हटकर, इस्लामिक शासन से एकदम हटकर, ठीक है, उसने शासन किया था। उसने शासन को अलग रखा था और धर्म को अलग रखा था, लेकिन ये इसके शासन पे, पूरे शासन पर इस्लाम का प्रभाव छाया रहा। ठीक है, खलीफाओं का प्रभाव छाया रहा, पूरा उलेमा वर्ग का ही प्रभाव छाया रहा। ठीक, इसने इस्लामिक शासन स्थापना की। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई। ठीक है, खलीफा द्वारा इसे कासिम उल मोमिन की उपाधि दी गई। आगे देखते हैं। उसने हिंदुओं को जिम्मी कहकर संबोधित किया और ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। ठीक है, इसने हिंदुओं को जिम्मी कहकर संबोधित किया था। कौन? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, और ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। देखिए, जजिया कर ये दूसरी बार लगा, इसके पहले भी लगा था, मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, लेकिन ब्राह्मणों पर नहीं लगाया था। ठीक है, ब्राह्मणों को मुक्त रखा था, तो इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। जजिया कर एक तरह का धर्म कर है जो गैर मुस्लिम को देना होता था। ठीक है, फिरोज शाह को उसके निर्माण कार्य एवं लोक कल्याण कार्य के लिए सल्तनत काल का या मध्यकाल का कल्याणकारी शासक कहा जाता है। देखिए, इसने इतना ज़्यादा काम किया, ठीक है, कि इसको सल्तनत काल का या मध्यकाल का कल्याणकारी शासक कहा जाता है। ठीक है, इसने जनता के हित में बहुत ज़्यादा काम किया। ठीक है, आइए इसके निर्माण एवं कल्याण को देख लेते हैं, जिसकी वजह से इसको कल्याणकारी कहा जाता है। इसके निर्माण एवं कल्याण को देखते हैं। ठीक है, आइए इसके निर्माण एवं कल्याणकार को देखते हैं, जिसकी वजह से इसको कल्याणकारी शासक कहा जाता है। देखते हैं कि क्या क्या काम कराया था इसने। ठीक है, देखिए, उसने 24 करों को समाप्त कर केवल 4 कर लगाने का आदेश दिया। ठीक, हम लोगों ने देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जब शासन कर रहा था, उसने बहुत सारे कर लगाए थे। ठीक है, इसने क्या किया? सभी करों को समाप्त कर दिया, केवल 4 कर इसने लगाने का आदेश दिया। 4 कर कौन कौन थे? तो पहला था खम्स, दूसरा खराज, तीसरा जजिया और चौथा ज़कात। अब ये कर क्या थे, इसको देख लेते हैं। खम्स जो था लूट का माल, जैसे अगर किसी राज्य पे आक्रमण होता है, ठीक है, यहाँ से किसी राज्य पे युद्ध किया जाता है और आक्रमण होता है, वहाँ से जो प्राप्त धन होता था, ठीक है, वहाँ से जो प्राप्त धन होता था,
वो 1/5 सैनिकों को दे देता था, बाकी अपने पास रखता था। ठीक है, तो इसे ही खम्स कहते हैं, लूट के माल को खम्स कहते हैं। अगला है खराज। खराज जो है ज़मीन पर लगाना लगता था, जो 1/3 से 1/6 भाग तक लगता था। ठीक है, तो ज़मीन पर मतलब कृषि क्षेत्र पर जो कृषि होती थी, जहाँ पर लोग कृषि करते थे, कृषि क्षेत्र पर ये लगाना लगता था। ठीक है, तो इसको खराज कहा गया। अगला एक है जजिया कर। जजिया कर गैर मुस्लिम पर लगता था, इसे धर्म कर भी कहते हैं। ठीक है, मतलब ये धर्म की वजह से कर देना पड़ता था। एक है ज़कात कर। ज़कात कर केवल मुस्लिमों को देना पड़ता था, 2.5%। ठीक, अपनी आमदनी का 2.5% ज़कात करना पड़ता था। तो ये 4 प्रमुख कर थे, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं दीवाने बंदगान। ठीक है, इसने एक दीवाने बंदगान की बंदगान विभाग का निर्माण करवाया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, दीवाने बंदगान क्या था? देखिए, दीवाने बंदगान दासों को देख रेख के लिए एक विभाग का स्थापना किया। ठीक है, दीवाने बंदगान एक विभाग था जो दासों को देख रेख के लिए किया गया था। कहा जाता है कि इसके समय में सबसे ज़्यादा दास थे। ठीक है, दासों की संख्या किसके काल में सबसे ज़्यादा था? तो फिरोज शाह तुगलक के समय में 1,80,000 दास थे। ठीक है, 1,80,000 दासों की संख्या थी। तो इसने दासों को देख रेख के लिए दीवाने बंदगान का स्थापना किया। ठीक है, इसने एक और विभाग का स्थापना करवाया, दीवाने खैरात। ठीक है, इसने दीवाने खैरात का स्थापना करवाया, जो आर्थिक सहायता प्रदान करता था। जो मुस्लिम विधवा या मुस्लिम बच्चे जो गरीब हैं, ठीक है, शादी विवाह में दान देना। ठीक है, ये खैरात के लिए अलग से एक विभाग स्थापित किया। देखिए, इसने जनता हित में बहुत सारे काम किए। ठीक, इसने हिंदू मुस्लिम को बांट के काम किया। ठीक है, इसमें ये देखने को मिलता है कि ये हिंदू मुस्लिम में बांट के काम किया। और पिछले वाले वीडियो हम लोगों ने देखा था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कि वो हिंदू मुस्लिम में कोई अंतर नहीं समझता, सभी धर्म को एक समान समझता है, धर्म निरपेक्ष शासक था। ठीक है, इसने लोक निर्माण विभाग का स्थापना किया। लोक निर्माण विभाग का स्थापना किया, लोगों को रोजगार देना शुरू किया, और इसी विभाग से उसने कई बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करवाया। देखिए, इसने काम क्या किया, इसने 300 नगर की स्थापना करवाया। ठीक है, इसने 300 नगरों का स्थापना करवाया, जिसमें से कुछ प्रमुख हैं जिसको याद करना जरूरी है, जो एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो जो प्रमुख हैं, पहला हिसार, फिरोज़ाबाद, जौनपुर, फतेहाबाद। ठीक है, ये सब जरूरी हैं, इसको याद रख लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बनते हैं। इसने 300 नगरों का स्थापना करवाया। आगे देखेंगे, इसने 5 बड़े नहर का स्थापना करवाया। ठीक है, इसने 5 बड़े नहर का स्थापना करवाया, तालाब बनवाए, कुएँ बनवाए। ठीक, इसने अलग से सिंचाई के लिए नहरों का स्थापना करवाया। ठीक है, तो जो नहरों का निर्माण अलग से करवाया सिंचाई के लिए, उस पर इसने अलग से कर भी लगाया। ठीक है, उसने हक ए सर नाम से सिंचाई कर लगाया, जो 1/10 होता था। ठीक, आगे देखते हैं। इसने 1200 नए फलों का बाग लगाया। ठीक है, 1200 नए फलों का बाग लगाया, और हर बगीचे में अलग अलग नए नए फलों का पेड़ लगाया। ठीक है, और इसने मतलब फल उद्यान को आगे बढ़ाने के लिए इसने एक अनुसंधान विभाग का भी स्थापना करवाया था। आगे देखेंगे, अनुवाद विभाग का भी स्थापना करवाया इसने। ठीक, इसने अनुवाद विभाग का भी स्थापना करवाया। उसके समय का मुख्य वास्तुकार मलिक गाजी शाहना था। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, इसके समय का मलिक गाजी शाहना नाम का व्यक्ति था जो मुख्य वास्तुकार था। इसी के निगरानी में, इसी के नेतृत्व में बाकी सब निर्माण करवाए गए थे। ठीक, इसने ज्वालामुखी मंदिर से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में इसने ज्वालामुखी मंदिर से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान अपाउद्दीन द्वारा दलायत फिरोजशाही नाम से अनुवाद करवाया। ठीक है, इसने ज्वालामुखी मंदिर को लूटा था, वहाँ से 1300 ग्रंथों में से इसने कुछ को फारसी में अनुवाद करवाया था अपाउद्दीन एक विद्वान था। ठीक है, उसके द्वारा दलायत फिरोजशाही नाम से। ठीक है, देखिए, इसने जो इस्लाम के साथ शासन किया ना, तो इसने कई मंदिरों को तोड़वा भी दिया। ठीक है, जगन्नाथ मंदिर को तोड़वा के मूर्ति को नदी में फेंकवा दिया था। ठीक है, इसने मंदिर को तोड़वाया और मंदिर के निर्माण पर भी इसने रोक लगा दिया था। फिरोज शाह ने सिक्कों पर खलीफा का नाम लिखवाया। ठीक है, तो ये पहला शासक था जिसने सिक्कों पर खलीफा का नाम लिखवाया। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन बनता है कि खलीफा का नाम किसने सिक्कों पर लिखवाया था, तो फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, ये मात्र खलीफाओं को खुश करने के लिए करता था। ठीक है, आगे देखेंगे, इसके काल में निर्मित खाने जहां तेलंगानी का मकबरा का तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। ठीक है, उसने मेरठ एवं टोपरा से अशोक स्तंभ दिल्ली लाया था। ठीक है, मेरठ में
मेरठ और टोपरा से अशोक स्तंभ थे जो उसको दिल्ली में उठा लाया और दिल्ली में स्थापित करवाया। ठीक है, तो दिल्ली और मेरठ और टोपरा से अशोक स्तंभ किसने दिल्ली में स्थापित करवाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। ठीक है, ये शासक के साथ साथ एक विद्वान भी था। इसने फुतूहत ए फिरोज शाही नामक फिरोज शाही नामक आत्मकथा लिखी। ठीक है, अपनी आत्मकथा लिखी है किस पुस्तक में? फुतूहत ए फिरोज शाही। ठीक है, इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। ठीक, इसको मैंने बता दिया। इसके काल में जो बर्नी था, लेखक था, उसने तारीख ए फिरोज शाही लिखा, फतवा ए जौहदारी लिखा। ठीक है, तो ये दो पुस्तक जो है बर्नी ने लिखा है, तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जौहदारी। ठीक, देखिए फिरोज शाह तुगलक का मृत्यु 1388 में हो जाता है। उसके मृत्यु के बाद कई छोटे बड़े शासक बनते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको हमको नहीं पढ़ना है। हमको पढ़ना है लास्ट शासक के बारे में, नसरुद्दीन महमूद तुगलक के बारे में, जो 1394 में शासन संभालता है और 1412 तक किसी तरह से शासन करता है। ठीक है, इसी के शासनकाल में मलिक सरवर नामक हिजड़ा जौनपुर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। इसका हम लोग अलग टॉपिक बनाएंगे, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसी के शासनकाल में 1398 ईस्वी में तैमूर लंग का आक्रमण होता है दिल्ली पर और पूरी तरह तहस नहस कर देता है दिल्ली को। ठीक है, तैमूर जो है मंगोल का शासक रहता है। ठीक है, पूरी तरह से दिल्ली को तहस नहस कर देता है। बहुत ज़्यादा अपार संपत्ति लूटता है, बहुत ज़्यादा धन प्राप्त करता है और वापस चला जाता है। वापस जाते वक्त लाहौर में अपने सेनापति खिज़र खां को छोड़ देता है शासन करने के लिए। ठीक है, अब खिज़र खां लाहौर में शासन करता है, फिर वही 1414 में फिर दिल्ली पर आक्रमण करता है और यहाँ पर सैयद वंश का स्थापना कर देता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग सैयद वंश पढ़ेंगे, फिर लोधी वंश पढ़ेंगे। यहाँ से चैप्टर समाप्त होता है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।